साथियों नमस्कार। मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवार ज्ञान सीरीज में। साथियों आज हम डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे यस बैंक को। इसके लिए हम उसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे, उसकी टेक्निकल पिक्चर चेक करेंगे और साथ साथ गवर्नमेंट इसके अंदर क्या नए रेगुलेशंस ला सकती है या पुराने रेगुलेशंस को चेंज कर सकती है और उसका इस शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर अपने पूरे इसमें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ूं, आपको सब चीज़ें बताऊं उससे पहले आपको ये बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। यहाँ पर मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं वो केवल एजुकेशन पर्पज़ है। आपको इन्वेस्ट करना हो या डिस इन्वेस्ट करना हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे संपर्क करके कोई डिसीजन लेवें। तो साथियों आज हम बात करेंगे अब यस बैंक के। पहले फंडामेंटल्स अपने चेक कर लेते हैं। साथियों आपके सामने देखिए स्क्रीन खुली हुई है यस बैंक की। इसके अंदर फंडामेंटल आपने चेक करने जाए तो इसका पी रेशियो है 34.9 बता रहा है, आरओसी 5.81 बता रहा है। एंड इसमें जो देखने वाली बात यह है कि इसकी बुक वैल्यू 14.6 है, माने 14.5 के लगभग इसकी बुक वैल्यू। अपने को ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। और सेल्स ग्रोथ ये 18.5% दिखा रहा है। ये दो चीज़ अपने बड़े काम की है, इसको आप ध्यान में रखें। तो अब अपने आगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें। फाइनेंसिंग मार्जिन देखिए, जैसे 2014 2015 में 7-8% जैसे रहते थे, अब ये घट के लगभग 12% जैसे माइनस में चले गए हैं। और ये सभी बैंकों की कहानी है, ये कोई यस बैंक की कहानी नहीं है। जो बैंक आज प्रॉफिटेबल भी हैं, अच्छे स्टेटस पे हैं, उनको भी फाइनेंसिंग मार्जिन नेगेटिव में चला गया है। उसका कारण अपने कभी डिस्कस करेंगे, बट ये कोई यस बैंक का इशू नहीं है कि फाइनेंस इसका जो मार्जिन है वो नेगेटिव है। ये सभी बैंकों का नेगेटिव है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई अपने को टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसकी अदर इनकम देखिए आप, 1200, 1700, 2000, 2700, 4200, 5700, 11000, फिर थोड़ी घट के जो कि खराब समय सभी बैंकों के लिए था 3100, 3400। और फिर 2023 से देखिए आप 3800 करोड़, 5300 करोड़, 5656 करोड़। ये बात भी आपको गौर करनी चाहिए कि लास्ट 3 साल में इसकी अदर इनकम लगातार बढ़ रही है। ये अदर इनकम में क्या क्या चीज़ें शामिल है वो अपने चेक करते हैं। इसमें देखिए एक्सेप्शनल आइटम कोई नहीं है। दैट मीन्स ये जो अदर इनकम है इसकी फी बेस्ड इनकम है, यानी ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, उसके अंदर जो फीस चार्ज करता है वो इसकी इनकम है, जो कि एक अच्छी बात है। यानी ये कोर फाइनेंसिंग करके पैसा तो नहीं कमा रहा है, क्योंकि नेगेटिव में इसका मार्जिन दिखा रहा है, -8 पर 12% दिखा रहा है। लेकिन ये जो सर्विसेज क्लाइंट को देता है, चाहे कोई भी वो मर्चेंट बैंकिंग की हो और कोई भी आइटम हो, तो उसके अंदर इसका अच्छा खासा इनकम हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसको अपने एक पॉजिटिव के रूप में ले सकते हैं। तो दो पॉजिटिव हो गए। एक तो -12% दिख रहा है, ये इसके लिए कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि सारी बैंकों का नहीं है। दूसरा, इसकी अदर इनकम जो है वो फी बेस्ड इनकम है, यानी जो कंसल्टेंसी चार्जेज ये क्लाइंटों से लेता है वो है, कोई इसमें एसेट्स बेस्ड के अदर इनकम नहीं आई हुई, तो एक पॉजिटिव है। बाकी सब नॉर्मल है, कोई इसमें खास देखने वाली बात है नहीं, क्योंकि बैंक में ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस अभी है ही नहीं। तो ये दो चीज़ आपने देख ली। बैलेंस शीट आपको मैंने पहले ही बताया, इसका बुक वैल्यू क्या है आपको बता ही दिया था मैंने पहले ही। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट्स इसके हैं, ये आप देखेंगे लास्ट 3 साल से वो भी 51,000 करोड़ से 76,000 करोड़, करंट ईयर में लगभग 90,000 करोड़ रुपये इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ भी एक अच्छा इसका परफॉर्मेंस अपने को रिफ्लेक्शन में आ रहा है। तो इसकी फंडामेंटल पिक्चर मैंने आपको बताई। अब आपसे मैं डिस्कस करूंगा इसका टेक्निकल चार्ट अपने को क्या बोलता है, वो भी कुछ सजेस्ट करता है, अपने उसको भी देखते हैं। मैं आपको डेली का चार्ट बताऊं ना, उससे पहले मैं आपको ये वीकली चार्ट दिखाता हूं, और वो क्यों दिखाता हूं मैं आपको चार्ट खोलता हूं फिर बताता हूं। ये इसका वीकली चार्ट है, इसको आप देखिए। पहले इसने देखिए ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, ये इसका फॉलिंग एक लाइन आप देख रहे हैं, ये इसका रेजिस्टेंस लाइन था। जब ये इसके ऊपर क्रॉस करके गया तो ये आप देखिए एक बड़ा मूव दिया 32 रुपये तक। उसके बाद में करेक्शन में चल रहा है, और करेक्शन में हमने देखिए इसको एक रेसिस्टेंस लाइन इसमें ड्रॉ कर दी है। और शेयर देखिए आप, ये रेसिस्टेंस लाइन से इस समय ऊपर क्रॉस करके आया था। ये वीकली क्लोजिंग में इसने ऊपर दी थी, उसके बाद से ये लगातार करेक्शन में है। और करेक्शन में आप देख रहे हैं ये जो इसकी रेसिस्टेंस लाइन है ना, इसके अंदर ये वापस नहीं आ रहा है कभी भी। और एक बात यहाँ पर आप गौर कीजिए, अब चार्ट को देखिए।
ये जो प्रीवियस में हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है रेसिस्टेंस लाइन, ये इसकी लॉन्ग टर्म माने हमने इसको मंथली क्लोजिंग के ऊपर से इसको ड्रॉ किया हुआ है, यानी ये इसकी बहुत बड़ी एक रुकावट का कारण होता था। जब ये इसको यहाँ से तोड़ा तब तो तेजी आई आई, लेकिन इसको तोड़ते देखिए तेजी कितनी बढ़ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो करंट में अपने रेसिस्टेंस लाइन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ये दोनों कहाँ पर एकुमुलेट हो रही है, लगभग ये यहाँ पर जो अपना टाइम चला गया 11 नवंबर का था, थोड़ा वो लाइन ड्रॉ करने में आगे पीछे हो सकता है। तो अभी अपने जहाँ पर जिस टाइम पे खड़े हैं, लगभग उसी टाइम पर इसकी दोनों जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट हो रही है, माने मिल रही है दोनों यहाँ पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड हो जाता है किसी भी शेयर के लिए एज पर चार्ट्स। जो हम लोग चार्ट देखते हैं उसके लिए हम लोग जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पीरियड है इस चार्ट के लिए। यानी ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर ये करेक्शन में गया, और करेक्शन कंप्लीट होने का संकेत हमको कहाँ मिलता है, काफ़ी पहले हो सकता है, वहाँ से भी मिल जाता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इसके आसपास ये करेक्शन अपना ख़त्म करके और एक नया मूव ले, ऐसी संभावना एज पर चार्ट बन जाती है। तो ये जो पॉइंट इसका यहाँ पर आया, ये लगभग एकदम इसके आसपास है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं अगर इसको लाइन को थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं ऐसे, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये अपने देख रहे हैं, ये पूरा इसी जगह पर ये यहाँ पर बॉटम बनाया है, इसी इसी दिन, ये इसी वीक में ये बॉटम बना लिया। ये मैंने वीकली इसलिए दिखाया कि इसके अंदर पिक्चर आपको थोड़ी क्लियर नजर आएगी। तो वीकली चार्ट मैं अगर मेरा ओपिनियन दूं तो पॉजिटिव है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेली चार्ट। ये उसी वीकली को मैंने डेली में कन्वर्ट किया है। आप देखने पा रहे हैं ये इंटरसेक्शन यहाँ पर है, और लगभग यहीं पर ये बॉटम बना रहा है। और बॉटम बनाने के बाद थोड़ा साइडवे रहा 2-3 दिन, जो कि शेयर की ऐसी फितरत होती है कि जो इसको चलाने वाले कह लो या ऑपरेटर कह लो या जो बड़े प्लेयर होते हैं ऐसा कह लो, वो लोग ये ट्राई करते हैं कि इसके अंदर क्या मूव बन रहा है वो आपको पता ना चले। मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ सब। वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि वो बाइंग करेंगे तो एक आपको स्पाइक दिखेगा, भाव में, वॉल्यूम में भी स्पाइक दिखेगा। तो सभी लोग इसको पता लगा लेते हैं कि वॉल्यूम में स्पाइक हो गया, प्राइस में स्पाइक हो गया, दैट मीन इसमें कोई बाइंग आई है। लेकिन उसके बाद में ऑपरेटर क्या करते हैं, आपने जो कुछ इसमें असेसमेंट आपने लगाया कि इसमें तेजी बन सकती है, कई बार 4-5 दिन और कई बार हफ्तों तक ऐसा उसमें मूव रखते हैं कि आपको ये लगे कि नहीं नहीं, ये ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, इसमें कोई फॉल्स ब्रेकआउट जैसा लग रहा है। और फिर ऐसा करके अचानक आप देखेंगे वो शेयर फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो जहाँ तक मैं चार्ट को रीड करने पा रहा हूँ, मेरे को ये चार्ट पॉजिटिव लग रहा है। टारगेट वगैरह मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं मेरा केवल ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ कि ये चार्ट मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। अब साथियों अपने डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या कुछ कर सकती है। तो साथियों गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशन चेंज कर सकती है। रेगुलेशंस कैसे, कि अभी कोई भी फॉरेन एंटिटी इंडिया के अंदर कोई मेजॉरिटी स्टेक कोई बैंक में नहीं ले सकती। उसकी कैप लगी हुई है 26% की, उसके ऊपर वो एक्वायर नहीं कर सकती किसी भी बैंक के शेयर। यस बैंक को कई लोग एक्वायर करना चाहते हैं। उसमें जापान का एक बैंक है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, एक अपने मिडिल ईस्ट का कह लो या यूएई का कह लो, वहाँ का एक बैंक है। ये दो बैंक्स जो हैं प्रोमिनेंटली इसको एक्वायर करना चाहते हैं, और वो एक्वायर करके इसके अंदर कंट्रोलिंग स्टेक चाहते हैं। कंट्रोलिंग स्टेक कब आएगा, जब इक्विटी उनके पास में मोर देन 50% होगी। लेकिन अभी अपना जो कानून है वो इसका परमिशन नहीं देता, तो गाड़ी वहाँ अटकी हुई है। अब गवर्नमेंट मन बना सकती है कि हमको एक कानून चेंज करना है, लेकिन पॉलिटिकली उसको देखना पड़ता है कि ये सूटेबल है कि नहीं, अभी करना चाहिए या थोड़ा दिन रुक के करना चाहिए, या 26 से एक बार 35 करना चाहिए, फिर 50 करना चाहिए, 2-3 पार्ट में करें। देखो ये सब समय के साथ ही अपने को पता चलेगा। लेकिन ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है। और ये जो जापान वाला बैंक हो चाहे यूएई वाला बैंक हो, ये लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। ये 2-5 साल के लिए भी नहीं सोचते हैं, ये 25-30 साल 50 साल के लिए सोचते हैं। तो उनको अगर ये कहीं से हिंट्स भी मिल जाए, या उनको ये थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि आज तो 26% में ही हमको संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन होके हमको 51% भी मिल सकते हैं। अगर उनको ये हिंट्स भी कहीं से मिल जाए ना, तो वो इसको ले लेंगे, 26% में ही ले लेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन के भी इसको चला लेंगे। तो
गवर्नमेंट की तरफ से अपने को ये आशा करनी चाहिए कि शायद रेगुलेशंस में आगे जाके ढील दे, जो कि धीरे धीरे होना ही है। क्योंकि अभी आपने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी छूट दे दी, पूरा फॉरेन अलाउ कर दिया उन्होंने। एक और सेक्टर का अभी रिसेंट में आज या कल में आया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस सेक्टर का, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने, हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में, गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दी। उसके अंदर भी पहले 25% थी, फिर 50% आई, फिर 51% आई, और अब तो 100% अलाउ कर दी। डिफेंस सेक्टर में बिल्कुल नहीं थी, उसमें भी अलाउ कर दी। तो आप ये मान के चलो कि धीरे धीरे ये चीजें अलाउ हो सकती हैं। अब मैं एक और एंगल पे बात करता हूँ, वो एंगल मैं पहली बार जोड़ रहा हूँ, वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में मेरी कोई महारत नहीं है, मैं बहुत थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ। तो आप कह सकते हो कि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है, लेकिन इतना भी अधूरा नहीं है कि मैं कमेंट भी नहीं कर सकूं। लेकिन आप इसको कोई फाइनल मत समझिएगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ये मेरा केवल अनुमान है। मैं भी इससे एक विद्यार्थी हूँ, सीख ही रहा हूँ, अभी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, और जितना सीखा है उससे मैंने एक आइडिया लगाया है। वो आइडिया लगाया है कि यस बैंक के रिवाइव होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। एस्ट्रोलॉजी पे मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि मेरी कोई ज़्यादा पकड़ नहीं है। तो आप ये समझो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, वो समय के साथ चेंज होने की संभावना बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट हमको बुरा नहीं लग रहा है। नीचे में नीचे अगर आप देखो चार्ट को, फिर एक बार देख लो, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये इसका मेजर सपोर्ट है जो 18.5 के लगभग आता है। यानी आप 18 का लेवल ऐसा समझ सकते हो, शायद उसके नीचे शेयर नहीं जाए। और 14, 14.5 इसकी बुक वैल्यू ही है। तो बैंकों के अंदर बुक वैल्यू मायने रखती है। बाकी कंपनियों में, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में शेल के ऊपर बताया कि इसकी बुक वैल्यू से शेयर के प्राइस को जज करना गलत होता है उसमें। लेकिन बैंकों के अंदर बुक वैल्यू बड़ी मायने रखती है, तो इसकी 14.5 बुक वैल्यू है। तो अगर 18, 18.5 तक बाई चांस आ जाए, शेयर मार्केट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बाई चांस आ जाए कोई भी कारण से, तो बहुत अच्छा प्राइस होगा वो। अभी भी अच्छा प्राइस है, 18, 18.5 बहुत अच्छा प्राइस है। और आपको स्टॉप लॉस तो आप जानते ही हो, हर चीज़ में रखना ही होता है, चाहे कितनी भी श्योर हो, तो भी शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस तो आपको मेंटेन करना पड़ता ही है, वो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार लगा लें। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, गवर्नमेंट रेगुलेशंस बता दिए क्या हो सकता है, फंडामेंटल पिक्चर मैंने इसकी बता दी, टेक्निकल पिक्चर इसकी बता दी, और साथ में एक नया एंगल आपको और बता दिया आज कि एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को क्या लग रहा है। साथियों, ये था मेरा आज का यस बैंक के ऊपर मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे को आगे और ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ा उत्साह मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।